आंटी, आपका प्रश्न है, क्या पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य घूमते हैं? पृथ्वी गोल है या चपटी है या स्थिर है, ये समझना है। उत्तर है, देखो, हर एक की अपनी अपनी सोच है, उस अनुसार बताते हैं। आज साइंस कहती है कि पृथ्वी गोल है, फिर घूमती है, और कईयों ने रिसर्च किया है कि पृथ्वी नहीं घूमती। लेकिन ये जो सूर्य है, वो सूर्य के आसपास पृथ्वी और चंद्रमा घूमता है, ये साइंस कह रही है। और सूर्य भी उसके पॉइंट पर भी घूमता रहता है। ये सारी रिसर्च पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टेलीपैथी, ये सारी बातें बता रहे हैं। तो क्या सच है, क्या रॉन्ग है, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन हम ये दोनों वीडियो अटैच कर रहे हैं, तो आप वो सुन सकते हैं। और दूसरा ये भी है, चाहे पृथ्वी गोल है या चपटी है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा पुरुषार्थ पर सारा मदार है। ये बातें तो सिर्फ हमें एक समझ के लिए है कि भाई कर्म कैसे बनते हैं, कैसे हम अपना हर चीज़ में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, ये समझने के लिए ये सारी बातें हम बताते हैं, जो साइंस अनुसार बताया है। तो ये आपके दोनों तरह के मैं वीडियो रख रही हूँ। आगे जो है उसमें बताया है पृथ्वी और चंद्रमा कैसे घूमते हैं, और सूर्य भी उसकी धरी पर कैसे घूमता है, और पीछे बताया है कि कैसे सारे आभामंडल घूमता है। तो ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, इसमें कोई चिंतन नहीं चलाना है, ना टाइम वेस्ट करना है, ना हमारे भाग्य का बीज बोना है। तो ये आप सुनो और फुल स्टॉप लगा के पुरुषार्थ करो। ओम शांति। सूरज, पृथ्वी और चांद, इनके वजह से होने वाली अलग अलग प्राकृतिक घटनाओं का अभ्यास हम मॉडल की मदद से करेंगे। इसके लिए हमने इस्तेमाल किए हैं अलग अलग आकार के गेंद, कुछ मोती और बहुत सारे गियर्स। चलो शुरू करते हैं पृथ्वी से। ऐसा मानो कि हम आकाश से नीचे की तरफ पृथ्वी, सूरज और चांद को देख रहे हैं। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा लगाती है। पृथ्वी का ये गोल घूमना उल्टी दिशा से, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में होता है, एंटी क्लॉकवाइज। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। इसे परिभ्रमण कहते हैं। इसी अक्ष को पृथ्वी का आस यानी एक्सिस कहा जाता है। पृथ्वी का ये आस यानी एक्सिस थोड़ा टेढ़ा है। वो दक्षिणोत्तर झुक के ध्रुव के अक्ष के ओर 23.5 अंश से अवरोधित है। पृथ्वी खुद के चारों ओर से घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ। खुद का एक परिभ्रमण पृथ्वी 24 घंटों में पूरा करती है।
और सूरज की एक परिक्रमा पूरी करने के लिए उससे 365 दिन लगते हैं। इन्हीं 365 दिनों का एक साल बनता है। इन सब के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पे गर्मी, सर्दी और बरसात के मौसम बनते हैं। चलो इन सब घटनाओं को समझने के लिए हम कुछ मॉडल बनाते हैं। हमने यहाँ एक सर्कल लिया है। सौर मंडल के चारों बाजुओं में अनगिनत नक्षत्र तारकापुंज है। हमारे पूर्वजों ने इनमें से कुछ तारों के समूहों को चुना और उनको नाम दिए। इसे ही कॉन्स्टिलेशंस कहा जाता है। सूरज और चांद के भ्रमण मार्ग में आने वाले 12 तारका समूहों को हम 12 राशियों के नाम से जानते हैं। इस सर्कल पे हमने 12 भाग बनाए हैं। एक भाग एक राशि, मेष से वृषभ, मिथुन और कर्क। रोज के व्यवहार के अंग्रेजी महीने इस छोटी सी डिस्क पे निकाले हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। इसका उपयोग हमें मौसमों का अभ्यास करने के लिए होगा। अब अगर हम पृथ्वी को हाथ से घुमाते हैं, उसका आस यानी एक्सिस कैसे टेढ़ा झुका हुआ है, ये बात ध्यान में आती है। ये आस की स्थिति हम बाजू की तरफ से देखें तो ज़्यादा ठीक से दिखाई देती है। शुरू करते हैं 21 जून से। ये है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा। ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का भाग दक्षिण गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून ये साल का सबसे बड़ा दिन। इस दिन पृथ्वी का उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल सूरज की ओर सबसे ज़्यादा कोण में झुका होता है। इसी वजह से पृथ्वी पे उत्तरी गोलार्ध में ये दिन सबसे ज़्यादा प्रकाशमय, सबसे लंबा होता है और रात सबसे छोटी। इससे बराबर विपरीत स्थिति इस दिन दक्षिण गोलार्ध में होती है। दिन छोटा तो रात लंबी। 22 सितंबर। इस स्थिति में कौन सा भी गोलार्ध सूरज की ओर झुका नहीं होता है। सूरज भूमध्य रेखा पर स्थित होने की वजह से सब जगह पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। इस तारीख को पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल सूरज के विपरीत दिशा को झुका होता है और उस वजह से उत्तरी गोलार्ध में रात लंबी और दिन छोटा हो जाता है। इसी समय पर दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस स्थिति में कौन सा भी गोलार्ध सूरज की ओर झुका नहीं होता है। सूरज भूमध्य रेखा पर स्थित होने की वजह से सब जगह पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। इक्कीस जून से लेके 22 दिसंबर तक सूरज धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ता दिखाई देता है और 22 दिसंबर से लेके 21 जून तक वो रोज
धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ता दिखाई देता है। सूरज की इस उत्तर से दक्षिण की ओर होने वाले भ्रमण को दक्षिणायन और दक्षिण से उत्तर की तरफ होने वाले भ्रमण को उत्तरायण कहा जाता है। चांद, ये छोटा सा मोती है हमारा लाडला चांद। चांद पृथ्वी की परिक्रमा यानी गोल चक्कर काटता रहता है और वो और पृथ्वी दोनों मिलके सूरज की परिक्रमा करते रहते हैं। चांद को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने के लिए 27.3 दिन लगते हैं। लेकिन पृथ्वी भी स्थिर नहीं, वो भी सूरज की परिक्रमा कर रही है। इसी वजह से चांद को पृथ्वी की अवकाश में उसी जगह पर आने के लिए 29.5 दिन लगते हैं। चांद स्वयं प्रकाशित नहीं है। चांद के जिस भाग पर सूरज का प्रकाश पड़ता है वो प्रकाश परावर्तित होकर हमें चांद का उतना ही भाग दिखाई देता है। चांद परिभ्रमण करता रहता है। उसी वजह से चांद का प्रकाशित भाग अलग अलग आकार में हमें दिखता रहता है। इसे ही चंद्र की कलाएं ल्यूनार फेजेस कहा जाता है। सूरज और चांद की स्थिति एक दूजे के विरुद्ध दिशा में होती है और पृथ्वी उन दोनों के बीच में आ जाती है। उसी समय चांद पूरा 100% प्रकाशमान दिखता है और इसे ही हम पूर्णिमा कहते हैं। अमावस के दिन चांद का प्रकाशित भाग पृथ्वी की विरुद्ध दिशा में होता है और अंधियारा भाग पृथ्वी की ओर। इस स्थिति में सूरज और पृथ्वी के बीच में चांद होता है और वो पूरी तरह अंधेरे में होता है। और एक विशेष प्राकृतिक घटना है ग्रहण। अमावस की स्थिति में सूरज, चांद, पृथ्वी ये तीनों भी सरल रेखा में होते हैं। ये तीनों भी अगर समतल में आ गए तो चांद की छाया जहाँ पृथ्वी पे गिरती है उस छायांकित प्रदेश से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। और इसी प्रकार जब सूरज, पृथ्वी, चांद एक समान समतल में और एक रेखा में आते हैं तो पृथ्वी की छाया चांद पे गिर के चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। तो क्या हर एक अमावस और हर एक पूर्णिमा को ग्रहण दिखाई पड़ते हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि चांद की कक्षा ये पृथ्वी की कक्षा से लगभग 5 अंश का कोण करती है। उस वजह से चांद सूरज और पृथ्वी के समतल में नहीं होते हुए कभी ऊपर कभी नीचे की तरफ होता है। और इसी कारण हर एक अमावस और हर एक पूर्णिमा को ग्रहण ये घटना नहीं बनती और वो एक विशेष घटना मालूम पड़ती है। चांद की बदलती कलाएं देखने के लिए हमने यहाँ एक डिस्क ली है। एक अमावस से लेकर अगली अमावस तक जितने दिन लगते हैं उसका कालमापन हिंदू काल गणना अनुसार महीनों में किया जाता है। इससे चांद्रमास ऐसा कहा जाता है। अमावस के बाद चांद पूरब दिशा की तरफ बढ़ता दिखाई देता है और चांद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाशित भाग हमें दिखाई देने लगता है। इसे ही हम
शुक्ल पक्ष का चांद ऐसे संबोधित करते हैं। पूर्णिमा के बाद चांद अपनी कक्षा में आगे आगे बढ़ता है और उसकी प्रकाशमानता कम कम होते दिखाई देती है। इसे कृष्ण पक्ष का चांद कहा जाता है। चांद को खुद के चारों ओर घूमने के लिए लगने वाला समय और उसे पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए लगने वाला समय समान होने की वजह से चांद की हर बार एक ही बाजू पृथ्वी की ओर आती है। यहाँ इस बाजू को हमने एक लाल रेखा खींची है। चांद ने पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करने पर भी इस रेखा ने अपनी जगह नहीं बदली। मकर संक्रांति के दिन सूरज धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। इसका अर्थ क्या हुआ? सच में देखा तो सूरज निश्चल है, पृथ्वी घूम रही है। उस वजह से सूरज घूम रहा है ऐसे प्रतीत होता है। इस आकाश मंडल में दूर पर रहने वाले अनेक तारका समूह भी निश्चल है। इनके संदर्भ से ही हम सूरज की स्थिति को प्रमाणित करते हैं। इंग्लिश कालगणना के अनुसार मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही आती है, पर हर कुछ सालों के बाद ये इंग्लिश तारीख एक एक दिन आगे जाती नजर आएगी। अगले वीडियो में हम हिंदू कालगणनानुसार महीने और अधिक का महीना इसके बारे में और जानकारी लेंगे।